आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। मजलिस बचाओ तहरीक के प्रवक्ता अमजदुल्ला खान ने आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी से राज्य के शिक्षा आयोग में कोई मुस्लिम प्रतिनिधि नहीं होने पर सवाल उठाया। उन्होंने मुख्यमंत्री पर आरएसएस के एजेंडों को लागू करने का आरोप लगाया और आरोप लगाया कि रेड्डी ने राज्य में विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष के रूप में 40 लोगों को नियुक्त किया है, जिनमें से केवल FEED निगम में एक मुस्लिम अध्यक्ष हैं। एमबीटी प्रवक्ता ने मांग की है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भी तेलंगाना शिक्षा आयोग के उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए और अल्पसंख्यक शब्द को सरकारी आदेश 18 और 33 में शामिल किया जाना चाहिए। होता SC/ST कमीशन रहता तो ये भी एक कमीशन होता। अब मैं इसमें ये बतलाना सवाल कर रहा हूँ कि क्या पूरे तेलंगाना में रेवंत रेड्डी जी को रेवंत रेड्डी साहब को एक मुसलमान नहीं मिला? बोलिए, चेयरमैन अकुन मुरली IAS रिटायर्ड, 6 के 6 पूरे गैर मुस्लिम हैं। अब आप बताइए, जब आपके एजुकेशन कमीशन में आपका आदमी नहीं रहेगा एक मुसलमान, उसमें कम से कम 2, ये 6 में 2 तो मुसलमान डालना था, एक वाइस चेयरमैन मुसलमान डालना था, या नहीं तो आप मेंबर कमीशन में मुसलमान डालना था। अब आप बताइए कि आप एक तरफ बोल रहे हैं हम उर्दू की बका के लिए है, उर्दू स्कूलों की बका के लिए, उर्दू जूनियर कॉलेज की बका के लिए है। अब ये कमेटी क्या उर्दू स्कूलों को बचाएंगी या उर्दू पढ़ाएंगी लिखेंगी? बोलिए आप। अच्छा, अब इसके अंदर जब सिलेबस बनेगा तो अगर फ़र्ज़ करिए सिलेबस में कई वक्त ऐसा होता कि क्वेश्चन पेपर बाहर से बन के आते, इन्हों स्क्रूटनी करते। अगर कोई क्वेश्चन में इस्लाम के ताल्लुक से, कुरान के ताल्लुक से या सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर कोई गुस्ताखी का सिलेबस आ गया तो ये 6 आदमी + 1 ये कमीशन ये बता सकते क्या? बोलिए, इसमें एक मुसलमान क्यों नहीं है? वो जो तमाम लोग मेरी तनकीद कर रही या मेरे ख़िलाफ़ में स्टेटमेंट दे रही, देखिए मैं जब भी कोई बयान देता हूँ या कोई हुकूमत को या किसी को मैं तनकीद का निशाना बनाता हूँ तो इसमें हमारा कोई ज़ाती वो नहीं रहता। जब हम BRS के दौर में हम उनकी नुक्ताचीनी करते थे तो कांग्रेस वाले BRS के कार्यकारी अध्यक्ष KT रामाराव ने केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद बंदी संजय को कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में संजय पर KTR के खिलाफ मनहानिकारक और निराधार आरोप लगाया गया है, जिसमें नशीली दवाओं के उपयोग और फोन टैपिंग के दावे भी शामिल हैं। KTR ने 1 सप्ताह के भीतर सार्वजनिक माफी की मांग की है और संजय के अनुपालन में विफल रहने पर कानूनी कार्रवाई की धमकी दी है। विवाद 19 अक्टूबर को एक मीडिया बातचीत में पैदा हुआ, जिसके दौरान बंदी संजय ने KTR पर BRS के सत्ता में रहने के दौरान नशीली दवाओं के उपयोग और फोन टैपिंग में शामिल होने का आरोप लगाया। KTR ने इन आरोपों का दृढ़ता से खंडन किया और इन्हें झूठा और महानिकारक बताया, जिसका उद्देश्य उनकी सार्वजनिक छवि और राजनीतिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना है। उन्होंने इस टिप्पणी को जनता को गुमराह करने और उनकी प्रतिष्ठा धूमिल करने का जानबूझकर किया गया प्रयास बताया। कानूनी नोटिस में KTR ने इस बात पर जोर दिया है कि ऐसे गंभीर आरोपों के लिए सबूत की आवश्यकता होती है और बंदी संजय को अपने दावों का समर्थन करने के लिए सबूत प्रदान करने की चुनौती दी। उन्होंने चेतावनी दी है कि बिना सबूत के मनहानिकारक टिप्पणियां जारी रखने पर आगे कानूनी परिणाम भुगतने होंगे। KTR ने यह भी कहा कि इन आरोपों को मीडिया में व्यापक रूप से प्रसारित किया गया है, जिससे संभावित रूप से उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद देश में एक बार फिर लॉरेंस बिश्नोई का नाम चर्चा में है। इस बीच कांग्रेस नेता और रायबरेली सांसद राहुल गांधी को फेसबुक पर जान से मारने की धमकी दी गई है। सोशल मीडिया पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की फोटो के साथ धमकी दी गई है। इसी बीच NSUI कार्यकर्ताओं ने इसे लेकर वाराणसी के सिगरा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। NSUI ने सोशल मीडिया यूजर के खिलाफ तत्काल FIR दर्ज कराने की मांग की है। इतना ही नहीं, बल्कि इस पोस्ट में राहुल गांधी के साथ AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के लिए भी ऐसी बातें कही गई हैं। BRS के कार्यकारी अध्यक्ष KT रामाराव ने आज टिप्पणी की है कि FTL HFL बफर जोन और हाइड्रा की डराने की रणनीति और नियम सख्ती से केवल गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों पर लागू होते हैं और कहा कि अमीर और ताकतवर किसी भी चीज़ से बच सकता है।
उनकी टिप्पणियां एक साथी बीआरएस नेता बालका सुमन के जवाब में आई है, जिन्होंने सवाल किया था कि कांग्रेस सरकार ने संपन्न डेवलपर्स द्वारा बड़े निर्माणों को जारी रखने की अनुमति देते हुए मूसी नदी के किनारे नरसिंही क्षेत्र में गरीब और मध्यम वर्ग के निवासियों के घरों को क्यों निशाना बनाया गया है। सुमन ने अपने पाखंड के लिए सरकार की आलोचना की, सुझाव दिया कि सौंदर्यीकरण और पर्यावरण नियमों की आड़ में इसके कार्य असुरक्षित समुदाय को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं। नरसिंही क्षेत्र में आदित्य बिल्डर्स मूसी नदी में निर्माण कार्य कर रहा है। बंद सौंदर्यीकरण, बफर जोन और एफटीएल के नाम पर गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों के जीवन भर बनाए गए घरों को कड़ी मेहनत से तोड़ने वाली कांग्रेस सरकार बड़े शहरों के निर्माण पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। इसी के साथ बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी जारी किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने केरल के वायनाड से नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। इस दौरान प्रियंका के साथ उनकी मां सोनिया गांधी, भाई राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। पर्चा भरने के वक्त प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा और बेटा भी साथ रहे। इससे पहले प्रियंका ने रोड शो और जनसभा को संबोधित किया था। जनसभा में प्रियंका ने कहा कि पहली बार मैं खुद के लिए प्रचार कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे भाई ने नफरत के खिलाफ यात्रा की, जनता विश्वास का प्रतीक है। वायनाड के साथ हर हाल में खड़ी हूँ। नई यात्रा में जनता मेरी मार्गदर्शक है। मैंने अपने माँ, भाई और मेरे बहुत सारे साथियों के लिए कैंपेन किया। पिछले 35 सालों से मैं अलग अलग चुनावों के लिए प्रचार कर रही हूँ। यह पहली बार है जब मैं आपसे अपने समर्थन की मांग कर रही हूँ। यह एक बहुत ही अलग एहसास है। प्रियंका के नामांकन पत्र दाखिल करने के बहाने कांग्रेस यहाँ पर अपना दम भी दिखा रही है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नव्या हरिदास अपने सियासी अनुभव के बूते पर प्रियंका गांधी को चुनौती देंगे। सिंगापुर और नीदरलैंड में काम करने के अंतर्राष्ट्रीय अनुभव हासिल कर चुके हरिदास एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जो एक दशक तक कोझिकोड में एक पार्षद के रूप में भी काम कर चुकी हैं। पुलिस ने आज बताया कि बायूसापल्या में एक निर्माणाधीन इमारत के ढहने के बाद तलाशी और बचाव अभियान के दौरान 6 और शव बरामद किए गए, जिससे मरने वालों की संख्या 7 हो गई है। उन्होंने बताया कि मंगलवार को भारी बारिश के दौरान हुई घटना के बाद अग्निशमन और आपातकालीन विभाग, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल की टीमों को बचाव अभियान में लगाया गया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि भवन रेड्डी मुनिराज रेड्डी के बेटे, जिसके नाम पर इमारत का निर्माण किया जा रहा था, और ठेकेदार मनुयप्पा जो इसे बना रहे थे, उनको हिरासत में ले लिया गया है। अधिकारी ने कहा, अनुमति केवल 4 मंजिला इमारत के निर्माण के लिए थी, लेकिन 7 मंजिलों का निर्माण किया जा रहा था। मंगलवार को बचाव दल ने एक शव बरामद किया। अधिकारी ने कहा कि 6 और शव बरामद किए गए हैं और 6 श्रमिक घायल हो गए हैं। 13 श्रमिकों को बचा लिया गया है। वाईएसआरसीपी प्रमुख वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने आज तेलानी की एक युवा लड़की सहाना के परिवार से मिलने के लिए गुंटूर पहुंचे, जिसने एक हमले के कारण दुखद रूप से अपनी जान गंवा दी और परिवार को समर्थन का आश्वासन देने के अलावा परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। वाईएसआरसीपी समर्थक और संबंधित नागरिक सहाना के परिवार के साथ अपनी एकजुटता दिखाने के लिए सरकारी जनरल अस्पताल में एकत्रित हुए। सहाना की दुर्भाग्यपूर्ण मौत ने क्षेत्र में सुरक्षा और कानून परिवर्तन के बारे में गंभीर चिंताएं बढ़ा दी है, जिससे एकत्रित भीड़ की भावनाएं और भी तीव्र हो गई है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।